स्वागत है आपका यूपीएससी रीडिंग चैनल में। आज का हमारा लेसन है अध्याय 6, जिसमें भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने औद्योगिकरण और औद्योगिकरण से समाज में क्या परिवर्तन हुए और क्या विकास हुआ उसके बारे में जाना था, जो कि हमारा अध्याय 5 था। हम अध्याय 6 में भूमंडलीकरण, तो भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशंस, मतलब पूरी दुनिया को जोड़ने वाली जो अर्थव्यवस्था का रूप है या जो सिद्धांत है जो पूरी दुनिया को जोड़कर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का विकास करवाती है, वह भूमंडलीकरण कहलाती है। तो जो भूमंडलीकरण हमारी इस दुनिया में आया, तो उस भूमंडलीकरण से हमारे जो सामाजिक ढांचा था और सामाजिक जो संरचना था, तो उनमें क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में इस लेसन में हम जानेंगे। आज 21वीं शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन पर कोई चर्चा भूमंडलीकरण के संदर्भ पर कुछ विचार के बिना हो ही नहीं सकती। यह स्वाभाविक है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास विषयक इस पुस्तक में भूमंडलीकरण और उदारीकरण शब्द इससे पहले के अध्यायों में आ चुके हैं। अध्याय 4 में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज विषयक अनुभाग को पुनः स्मरण करें। अपनी पुस्तक के पन्ने पीछे की ओर पलटे और अध्याय 5 में उदारीकरण के बारे में भारत सरकार की नीति और भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव विषयक अनुभाग को पढ़े। जब हमने अध्याय 3 में विजन मुंबई एवं भूमंडलीकरण शहरों के भविष्य के बारे में चर्चा की थी, तब ये शब्द आए थे। अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी आपने भूमंडलीकरण शब्द को समाचार पत्रों, टेलीविज़न कार्यक्रमों, यहाँ तक कि अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में भी पढ़ा सुना होगा। तो इसमें कहा गया है, इसमें मुख्यतः 3-4 बातें कही गई है। पहली कही गई है कि आप पिछली क्लास के जो चीज़ पढ़े हैं उनको देखें। दूसरी कही गई है कि जो हम आधुनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे समाचार, रेडियो, टेलीविज़न, तो इन सभी चीज़ों में हम भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, डायबिटिक पॉपुलेशन हाईएस्ट इन इंडिया एटलस। तो ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को छोड़ देते हैं और पेपर कट है जिसको छोड़ देते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को बताने की कोशिश कर रहा है। द बिग ग्लोबल मूवमेंट अगेंस्ट WTO। द बिग ग्लोबल मूवमेंट ऑफ अगेंस्ट WTO, गाजियाबाद ग्लोबल सिटी। तो गाजियाबाद को ग्लोबल सिटी दिखाया जा रहा है। क्रियाकलाप 1 से आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि भूमंडलीकृत शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों में अनेक रीतियों से किया जाता है। तो क्रियाकलाप 1 को एक बार देख लेते हैं कि क्रियाकलाप 1 में दिया क्या है। किसी भी समाचार पत्र को नियमित रूप से 2 सप्ताह तक पढ़ें, ठीक है, और यह नोट करें कि भूमंडलीकृत शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है। कक्षा में अपने अन्य साथियों की टिप्पणियों से अपनी टिप्पणी की तुलना करें। तो ये बच्चों के लिए दिया हुआ है कि आप पेपर कट करके देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भूमंडलीकरण की एक ही परिभाषा हो सकती है और उसे समझने का तरीका भी एक ही है। दरअसल हम यह देखेंगे कि भिन्न भिन्न विषय अथवा अकादमिक शास्त्र भूमंडलीकरण के भिन्न भिन्न पक्षों पर ध्यान दिलाते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक आयामों जैसे पूंजी के प्रवाह आदि का अधिक विवेचन करता होगा। राजनीति शास्त्र सरकारों की बदलती हुई भूमिका पर ध्यान दिलाता होगा। तथापि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ही इतनी व्यापक है कि भिन्न भिन्न विषयों को भूमंडलीकरण के कारणों और परिणामों को समझने के लिए एक दूसरे से अधिक अधिक जानकारी लेनी पड़ती है। तो आइए देखें कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण को समझने के लिए क्या करता है। तो इसमें कहा गया है कि जैसे कि पहली बात कही गई कि जैसे अर्थशास्त्र है तो भूमंडलीकरण को अर्थशास्त्र के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्री है वह भूमंडलीकरण को समाजशास्त्र के रूप में देखते हैं। तो जो अर्थशास्त्री पूंजी के प्रवाह के रूप में भूमंडलीकरण को देखता है और समाजशास्त्री भूमंडलीकरण को किस रूप में देखता है उसको हम आगे देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने पहली पुस्तक में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के विशिष्ट स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। एक बार भूमंडलीकरण को समझने के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयोजन से फिर हम थोड़ा पीछे चलते हैं। समाजशास्त्री अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यह अपने विश्लेषण को अलग अलग व्यक्तियों जैसे दुकानदार और ग्राहक, अध्यापक और छात्र, दो मित्रों अथवा पारिवारिक सदस्यों के बीच की अंतःक्रियाओं पर केंद्रित कर सकता है। इसी प्रकार ये अपने विश्लेषण को राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी अथवा जाति संघर्ष अथवा जनजाति लोगों के वन संबंधी अधिकारों पर सरकारी नीति का प्रभाव या ग्रामीण ऋणग्रस्तता आदि का सीमित रख सकता है। भूमंडली सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे कामगार वर्ग पर नए लचीले श्रम विनियमों अथवा नव युवाओं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा देश की शिक्षा प्रणाली पर विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के प्रभाव की जांच कर सकता है। इसलिए समाजशास्त्र उन विषयों यानी
परिवार या मजदूर संघ अथवा ग्राम आदि से परिभाषित नहीं होता जिनका यह अध्ययन करता है, बल्कि वह एक चुने हुए क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है इससे परिभाषित होता है। तो जो भूमंडलीकरण में समाजशास्त्री क्या है कि वह एक दुकान तक ही सीमित रख सकता है अपने विचारों को, या 2 परिवारों तक ही सीमित रख सकता है, या चाहे तो पूरी दुनिया तक सीमित रख सकता है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़ें। आप भली-भांति समझ जाएंगे कि समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है से नहीं, बल्कि यह कैसे अध्ययन करता है से परिभाषित किया गया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के केवल सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है। हम नहीं कह सकते कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है, बल्कि हम यह मान सकते हैं कि वह समाज के विभिन्न आयामों का अध्ययन करता है। वह व्यक्ति और समाज, सूक्ष्म और स्थूल व्यष्टि एवं समष्टि, स्थानीय एवं भूमंडलीय के बीच के संबंधों के भाव को समझने के लिए समाजशास्त्री कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। एक दूर दराज के गांव में रहने वाला किसान भूमंडलीय परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होता है, भूमंडलीकरण ने मध्य वर्ग के रोजगार के अवसरों पर कैसा प्रभाव डाला है, उसने बड़े भारतीय निगमों के पर राष्ट्रीय निगम बन जाने की संभावना को कैसे प्रभावित किया है, यदि खुदरा व्यापार का क्षेत्र पार राष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है तो पड़ोस के पंसारी पर उसका क्या प्रभाव होगा। आज हमारे शहरों और कस्बों में इतने अधिक बड़े बड़े बिक्री भंडार क्यों हैं? आज युवाओं में अपना खाली समय बिताने का तरीका कैसे बदल गया है? हम भूमंडलीकरण द्वारा लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यापक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण देते हैं। आप स्वयं भी ऐसे और कई उदाहरण बता सकेंगे जिनसे भूमंडलीकरण घटनाक्रम आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और उसके माध्यम से उस तरीके को प्रभावित कर रहा है जिससे समाजशास्त्रों का समाज का अध्ययन करना है। देखते हैं कि वह किस तरीके से हमारे जो जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। बाजार को खुला कर देने और अनेक उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा देने से हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस की दुकानों में दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से उत्पादित वस्तुएं आने लगी हैं। ठीक है, जो ये दुनिया है और ये हमारा भारत है, और मतलब कि कहने का मतलब है पूरा दुनिया, मतलब ग्लोबलाइजेशन जिसमें भारत भी है। ये भारत है, इस दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान है और इसी में ही भारत है। तो पूरी जो ग्लोबलाइजेशन है सभी देशों के व्यापार को मिलाकर, तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था हो, पूरे देश की अर्थव्यवस्था एवं व्यापार को मिलाने से ग्लोबलाइजेशन बनता है। आयात पर लगी सभी प्रकार के आयात पर लगी सभी प्रकार के परिमाणात्मक प्रतिबंधों को 1 अप्रैल 2001 से खारिज कर दिया गया है। जब पड़ोस के फलों की दुकान में बिक्री के लिए चीन की नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया के सेब को देखकर आश्चर्य नहीं होता। अब पड़ोस के फलों की दुकान में बिक्री के लिए पड़ी चीन की नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया के सेब को देखकर आश्चर्य नहीं होता। पड़ोस की दुकान में आपको ऑस्ट्रेलियाई संतरे का रस और बर्फ में जमे हुए पैकेटों में तलने के लिए तैयार आलू आदि की चिप्स मिल जाएंगी। हम अपने घरों में अपने परिवार या मित्रों के साथ बैठकर जो खाते पीते हैं वह भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। नीति में किए गए एक जैसे परिवर्तन उपभोक्ताओं और उत्पादकों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। यह बदलाव जहां एक संपन्न शहरी उपभोक्ता के लिए उपभोग के नए और व्यापक विकल्प लेता है, वहां एक किसान के लिए आजीविका का संकट पैदा कर सकता है। इनमें 3-4 बातें कही गई है। पहली बात यह है कि हम आसपास की दुकानों में भी विदेशी वस्तुओं को बिकते देख सकते हैं और इन विदेशी वस्तुओं से हमारी आम जनजीवन है उसकी संस्कृतिकरण भी हो गई है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से सार्वजनिक नीतियों से भी जुड़े होते हैं जिन्हें सरकार अपनाती है और विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता करके तय करती है। इसी प्रकार स्थूल नीतिगत परिवर्तनों का मतलब यह है कि एक टेलीविज़न चैनल की बजाय आज हमारे पास वास्तव में 20 चैनल हैं। मीडिया में जो आकस्मिक नाटकीय परिवर्तन आए हैं वे संभवतः भूमंडलीकरण के सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव हैं। तो मीडिया में परिवर्तन हुआ है और साथ ही अन्य अनेक चैनल हमारे बीच आए हैं। तो ये चैनल देसी नहीं विदेशी है और पूरे विश्व की बातें को स्पष्ट करती है। हम इनके बारे में अगले अध्याय में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ वैसे कुछ बेतरतीब उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन आप इनकी सहायता से उस घनिष्ठ पारस्परिक संबंध को समझ सकेंगे जो लोगों के व्यक्तिगत जीवन और भूमंडलीकरण की दूरस्थ नीतियों के बीच विद्यमान है।
जैसा कि पहले कहा गया है कि समाजशास्त्री कल्पना शक्ति सूक्ष्म एवं स्थूल के बीच, व्यष्टि एवं समष्टि के बीच और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक के बीच संबंध स्थापित कर सकती है। समाजशास्त्रों को अक्सर समाज का अध्ययन करने वाले एक शास्त्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप कक्षा 11वीं पुस्तक 1 में की गई अपनी चर्चाओं को याद करें कि समाज की सीमा को अंकित करना आसान नहीं है। मतलब हम समाज शास्त्र की जो सीमा है अध्ययन करने की, उसको एक ही क्षेत्र में अंकित कर दें, ऐसा संभव नहीं है। एक गांव का अध्ययन विभिन्न सामाजिक समूहों, उनके समाजों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें यह भी देखना होता है कि उस गांव का समाज बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा है। यह जुड़ाव आज पहले से कहीं अधिक संगत हो गया है। कोई भी समाजशास्त्री या सामाजिक मनोविज्ञानी एक समाज का अलग थलग रूप से अध्ययन नहीं कर सकता। स्थान और समय की दूरियां सिकुड़ जाने से यह परिवर्तन हुआ है। समाजशास्त्रियों को इन भूमंडलीकरण अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए गांवों, परिवारों, आंदोलनों, बच्चों के पालन पोषण के तरीकों, काम और अवकाश के क्षणों, दफ्तरशाही अधिकारी तंत्र, संगठनों अथवा जातियों का अध्ययन करना होगा। इन अध्ययनों में विश्व व्यापार संगठन के नियमों को कृषि पर तथा उसके फलस्वरूप किसान पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान रखा जाएगा। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। यह हम सबको प्रभावित करता है। कुछ के लिए इसका अर्थ है नए नए अवसरों का उपलब्ध होना, तो दूसरों के लिए आजीविका की हानि हो सकता है। जो ही चीनी और कोरियाई रेशम के धागे ने बाजार में प्रवेश किया, बिहार की रेशम कातने और धागा बनाने वाली औरतों का धंधा ही चौपट हो गया। बुनकर और उपभोक्ता इस नए यान चीन एवं कोरिया के रेशम के धागे को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह कुछ सस्ता है और इसमें एक तरह की चमक भी होती है। भारतीय समुद्री जल में बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के प्रवेश के साथ ही कुछ ऐसा ही उठापटक हुई। ये बड़े बड़े जहाज़ वे सब मछलियाँ बटोर कर ले गए जो पहले भारतीय नौकाओं द्वारा इकट्ठी की जाती थी। इस प्रकार मछली छाटने, सुखाने, बेचने और जाल बुनने वाली औरतों की रोजी रोटी छिन गई। गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतों जो पहले बावल के पेड़ों से गोंद इकट्ठा करती थी, सूडान से सस्ते गोंद का आयात शुरू हो जाने से अपना रोजगार खो बैठी। इसमें यह बात कही गई है कि लोगों की सामाजिक जीवन का परिवर्तन कैसे होता है। भूमंडलीकरण से देखते हैं कि जो नौकाएं में छोटे नौकाहार जो मछली पकड़ते थे, उसको विदेशी कंपनियां आकर बड़े बड़े जहाज़ों में मछली को पकड़ कर ले जाती है, जिससे ये अपनी नौकायान में मछली पकड़ना आसान नहीं होता। उसी तरह गोंद फैक्ट्री में कई औरतें थे जो प्राथमिक क्रियाकलाप के तहत उन गोंद को बनाती थी और बेचती थी, जिससे इनका रोजी रोटी चलता था। लेकिन वैश्वीकरण के तहत जैसे कि कई देशों से गोंद सस्ते, सूडान जैसे देश से गोंद सस्ते में मिलने लगे और इनका व्यापार है छिन गया। मतलब कि इनका व्यापार बढ़ गया और जो औरतें थी उनका जो प्राथमिक क्रियाकलाप कम हो गया। तो इस तरह से इन चीज़ों से जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है वह प्रभावित हुई। भारत के लगभग सभी शहरों में रद्दी बीनने वाले लोग कुछ हद तक अपना रोजगार खो बैठे, क्योंकि विकसित देशों में रद्दी कागज का आयात होने लगा है। विकसित देशों में क्या होने लगा है कि रद्दी कागज का आयात होने लगा है। इसी अध्याय में आगे चलकर हम यह देखेंगे कि परंपरागत मनोरंजनकर्ताओं के व्यवसाय पर इस भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। यह स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण का सामाजिक असर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा है, समाज के विभिन्न हिस्सों पर इसका प्रभाव बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में लोगों के विचार एक समान न होकर बहुत ही विभाजित है। कुछ का विश्वास है भूमंडलीकरण बेहतर विश्व के अग्रदूत के रूप में अत्यंत आवश्यक है। दूसरों को डर है कि विभिन्न भागों समूहों के लोगों पर भूमंडलीकरण का असर बहुत ही अलग अलग प्रकार का होता है। उनका कहना है कि अधिक सुविधा संपन्न वर्गों में बहुत से लोगों को तो इससे लाभ होगा, लेकिन पहले से ये सुविधा वंचित आबादी के बहुत बड़े हिस्सों की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि भूमंडलीकरण एकदम नई प्रक्रिया नहीं है। अगले 2 अनुभागों में हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम यह भी पता लगाएंगे कि प्राचीन काल से भूमंडलीकरण स्तर पर भारत के अंतर संबंध कैसे थे। हम यह भी जांच करेंगे कि क्या वास्तव में भूमंडलीकरण की कुछ खास विशेषताएं हैं और वे क्या क्या हैं। तो इसमें से कहते हैं कि भूमंडलीकरण है, तो भूमंडलीकरण ने लोगों के रोजगार को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया, और खासकर उन लोगों के रोजगार को जो प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर था। साथ ही इसमें यह भी बात कही गई है
कि भूमंडलीकरण की जो कॉन्सेप्ट है वह एक नई कॉन्सेप्ट नहीं है, वह हमारे समाज में पहले भी आ चुकी है और पहले भी हमारे समाज ने उसको आत्मसात किया है। तो देखते हैं कि क्या भूमंडलीकरण के अंतर संबंध विश्व और भारत के लिए नए हैं। यदि भूमंडलीकरण भूमंडलीय अंतर संबंधों के बारे में है तो हम ये पूछ सकते हैं कि क्या यह कोई नई प्रघटना है। क्या भारत और विश्व के विभिन्न भाग प्रारंभिक कालों में आपस में अंतःक्रिया नहीं करते थे। प्रारंभिक और समय देखते हैं कि भूमंडलीकरण कैसा था। भारत आज से 2000 वर्ष पहले भी विश्व से अलग थलग नहीं था। हमने अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में प्रसिद्ध रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा है। यह मार्ग सदियों पहले भारत की ही उन महान सभ्यताओं से जोड़ता था, भारत को उन महान सभ्यताओं से जोड़ता था जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित था। हम यह भी जानते हैं कि भारत के सभी के लंबे अतीत के दौरान विश्व के भिन्न भिन्न भागों से लोग यहाँ आए थे, कभी व्यापारियों के रूप में, कभी विजेताओं के रूप में और कभी नए स्थान की तलाश में प्रवासी के रूप में। और फिर वे यहीं बस गए। दूर दराज के भारतीय गांव में लोग ऐसे समय को याद करते हैं जब उनके पूर्वज कहीं और रहा करते थे, जहां से वे उस स्थान पर आए जहां वे इस समय रह रहे हैं। इस प्रकार भूमंडलीय अंतःक्रिया अथवा भूमंडलीय दृष्टिकोण कोई नई चीज नहीं है जो आधुनिक युग अथवा आधुनिक भारत के लिए अनोखी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैश्वीकरण की जो भावना है वह नई चीज नहीं है। भारत पहले भी वैश्वीकरण की जो दौर से गुजर रहा था। भारत पहले भी फारस और चीन, जापान, जो जिसको पुराने समय में अन्य अलग अलग नामों से अलग अलग साम्राज्यों से जाना जाता था, उन चीज़ों पर भारत पहले से व्यापार कर रहा था। इसका एक अच्छा उदाहरण यह देते हैं कि जैसे जो रेशम मार्ग की खोज है, एक रेशम मार्ग एक हिसाब से एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ता होता था जो परिवहन का साधन बनता था। उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन। हमने आधुनिक भारत में सामाजिक विकास की कहानी औपनिवेशिक काल से शुरू की थी। सामाजिक विकास की कहानी औपनिवेशिक काल से शुरू की थी। आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा कि आधुनिक पूंजीवाद का उसके प्रारंभ से ही एक भूमंडलीय आयाम रहा है। उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा और बाजार के नए स्रोतों और एक ऐसे संजाल की आवश्यकता थी जो उसे संभाले हुए थे। आज भूमंडलीकरण की आम पहचान है और लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवसन जो उसका एक पारिभाषिक लक्षण है। आप यह तो जानते ही हैं कि संभवतः लोगों का सबसे बड़ा प्रवसन यूरोपीय लोगों का देशांतरण था। सबसे बड़ा प्रवसन क्या था? यूरोपीय लोगों का देशांतरण था। तो उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन है। जब वे अपना देश छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे, आपको याद होगा कि भारत में गिरमिटिया मजदूरों को किस प्रकार जहाज़ों में भरकर एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के दूरवर्ती भागों में काम करने के लिए ले जाया जाता था और दास व्यापार के अंतर्गत हजारों अफ्रीकियों को दूरस्थ तटों तक गाड़ियों में भरकर ले जाया गया था। स्वतंत्र भारत और विश्व। स्वतंत्र भारत ने भी भूमंडलीकरण दृष्टिकोण को अपनाए रखा। यह कई अर्थों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से विरासत में मिला था। विश्व भर में चल रहे उदारता संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ एकता दर्शाना इसी दृष्टिकोण की अभिन्न अंग था। बहुत से भारत वासियों ने शिक्षा एवं कार्य के लिए समुद्र पार की यात्राएं की। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश के विकास का अंग बना रहा। विदेशी कंपनियां भारत में सक्रिय थी, इसलिए हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया क्या आमूल रूप से उस प्रक्रिया से भिन्न है जिसे हमने अतीत में देखा था। भूमंडलीकरण की समझ। तो वो स्वतंत्र भारत और विश्व क्या है कि भारत जिस वक्त आज़ाद हुआ तो भारत से पूरी कंट्री जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो आयात और निर्यात की जो प्रक्रिया थी, साथ में कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी के आयात निर्यात जो होता था, उसके थ्रू स्वतंत्र भारत पूरे विश्व से जुड़ा हुआ था। अब भूमंडलीकरण की समझ देखते हैं कि भूमंडलीकरण हमें क्या समझाता है और भूमंडलीकरण खुद क्या है उसको बताना चाह रहा है। हमने देखा है कि अत्यंत प्रारंभिक काल से ही भूमंडलीय विश्व के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि पाश्चात्य पूंजीवाद जैसा कि वह यूरोप में उभरा था, उपनिवेशवाद के रूप में अन्य देशों के संसाधनों पर भूमंडलीय नियंत्रण के रूप में उभरा और आगे भी रहेगा।
किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भूमंडलीकरण केवल भूमंडलीय अंतर्संबंधों के बारे में ही है, या फिर इसका संबंध उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो उत्पादन और संचार, श्रम तथा पूंजी के संगठन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सांस्कृतिक अनुभव, शासन की प्रणालियों और सामाजिक आंदोलनों में हुए हैं। ये परिवर्तन तब भी सार्थक प्रतीत होते हैं भले कुछ प्रतिमान पूंजीवाद की प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो चुके हों। कुछ ऐसे परिवर्तनों ने जो कि संचार क्रांति से प्रभावित हुए थे, हमारे काम करने और रहने के तौर तरीकों को बहुआयामी रूप में बदल दिया है। अब हम भूमंडलीकरण की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे। जब आप उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि भूमंडलीय अंतर संबंधता एक सरल परिभाषा भूमंडलीकरण की गहनता एवं जटिलता को क्यों नहीं पकड़ पाती। भूमंडलीकरण का अर्थ है समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतर निर्भरता की वृद्धि से है। यद्यपि आर्थिक शक्तियाँ भूमंडलीकरण का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि अकेले ही वे शक्तियाँ ही भूमंडलीकरण को उत्पन्न करती है। भूमंडलीकरण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा ही सबसे आगे बढ़ा है। तो भूमंडलीकरण की आवश्यक चीज़ें क्या हैं? अर्थशास्त्र या अर्थ, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भूमंडलीकरण को बांधने का कार्य करती है। इन प्रौद्योगिकी ने विश्व भर में लोगों के बीच में अंतःक्रिया की गति एवं क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि राजनीतिक संदर्भ में भी इसका विस्तार हुआ। आइए भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों पर दृष्टिपात करें। अपना चर्चा को सहज बनाने के लिए अपने चर्चा को सहज बनाने के लिए हम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर पृथक रूप से विचार करेंगे। तथापि आप शीघ्र ही समझ जाएंगे कि वे पहलू कितनी गहराई से परस्पर जुड़े हुए हैं। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम। तो भूमंडलीकरण के आयाम मतलब अलग अलग कोणों से, अलग अलग दृष्टि से हम भूमंडलीकरण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा पहला आयाम हो सकता है आर्थिक, फिर सामाजिक, फिर राजनीतिक, फिर सांस्कृतिक। इस तरह के आयामों में हम बांट कर इसका चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भूमंडलीकरण का आर्थिक आयाम। भारत में हम उदारीकरण और भूमंडलीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए अवश्य हैं, पर एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के बारे में चर्चा करते हैं और दोनों को जोड़े हुए मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में हमने देखा कि राज्य ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था। इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीतियाँ कहा जाता है। उदारीकरण की आर्थिक नीति। उदारीकरण की आर्थिक नीति। भूमंडलीकरण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार सम्मिलित है। यह विस्तार कुछ आर्थिक नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। मोटे तौर पर इस प्रक्रिया को भारत में उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा इससे पहले अपनाई जा रही नीति पर विराम लग गया। सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे कानून बनाए थे जिनसे यह सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय बाजार और भारतीय स्वदेशी व्यवसाय व्यापक विश्व की प्रतियोगिता से सुरक्षित रहें। इस नीति के पीछे यह अवधारणा थी कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ देश स्वतंत्र बाजार की स्थिति में नुकसान में ही रहेगा। आप अध्याय में उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। सरकार का यह भी विश्वास था कि अकेला बाजार ही संपूर्ण जन कल्याण, विशेष रूप से सुविधा वंचित वर्गों के कल्याण का ध्यान नहीं कर सकेगा। यह महसूस किया गया कि जन साधारण के कल्याण के लिए सरकार को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जैसा कि आपने अध्याय 3 में पढ़ा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण थे। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ था भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमों को हटा देना। इन उपायों को आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। ये सुधार क्या है? जुलाई 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सभी प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं आदि में सुधारों की एक लंबी श्रृंखला देखी है। इसके पीछे मूल अवधारणा यह थी कि
बाजार में पहले से अधिक समय करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना भी जरूरी हो गया। ये ऋण कुछ निश्चित शर्तों पर दिए जाते हैं। सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक उपाय करने के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है और इन आर्थिक उपायों के अंतर्गत संरचनात्मक समायोजन की नीति अपनानी होती है। इन समायोजन का अर्थ सामान्यतः सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा में राज्य के व्यय में कटौती है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में भी यह बात कही जा सकती है। WTO kills save farmers, poor save workers, richest 1% owns 40% of world's wealth। अब दूसरा देखते हैं पारराष्ट्रीय निगम भूमंडलीकरण को प्रेरित एवं संचालित करने वाले अनेक आर्थिक कारकों में से पारराष्ट्रीय निगम भूमंडलीकरण को प्रेरित एवं संचालित करने वाले अनेक आर्थिक कारकों में से पारराष्ट्रीय निगमों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। TNC पारराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती है अथवा बाजार सेवा प्रदान करती है। ये अपेक्षाकृत छोटी फर्में भी हो सकती हैं। इनके एक या दो कारखाने उस देश से बाहर होते हैं जहां वे मूल रूप से स्थित हैं। साथ ही वे बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जिसका कारोबार संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ हो। कुछ बहुत बड़े पारराष्ट्रीय निगमों के नाम जो जग प्रसिद्ध हैं ये है कोका कोला, जनरल मोटर्स, कोलगेट, पोमोलिव, कोडैक, मित्सुबिशी आदि। भले ही इन निगमों का अपना एक स्पष्ट राष्ट्रीय आधार हो, फिर भी वे भूमंडलीय बाजारों और भूमंडलीय मुनाफों की ओर अभिमुखित हैं। कुछ भारतीय निगम भी पारराष्ट्रीय बन रहे हैं, किंतु हम समय के इस बिंदु पर निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि इस रूप को कुल मिलाकर भारत के लोग इसे किस अर्थ में लेंगे। पारराष्ट्रीय निगम का अर्थ होता है इंटरनेशनल कंपनियां, जिसके अपने स्वयं के देश में भी कंपनियां और बाहर के देश में भी कंपनियां हों। तो जिस देश की अधिक से अधिक देशों में कंपनियां होती हैं वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो पारराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोनों एक ही हैं, समझ सकते हैं। तीसरी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था। अब इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था हमारा चैप्टर था भूमंडलीकरण और सामाजिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था एक अन्य कारक है जो आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देता है। कंप्यूटर के माउस को दबाने मात्र से बैंक, निगम, निधि प्रबंधन और निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर भेज सकते हैं। हालांकि इस प्रकार क्षण भर में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भेजने का यह तरीका बहुत खतरनाक भी है। भारत में अक्सर इसकी चर्चा स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले उतार चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है। यह उतार चढ़ाव विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफे के लिए अचानक बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने या बेचने के कारण आता है। ऐसे सौदे संचार क्रांति की बदौलत ही संभव हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था। अब ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था पिछले युगों के विपरीत अप्राथमिक रूप से कृषि या उद्योग पर आधारित नहीं है। भार रहित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसके उत्पाद सूचना पर आधारित होते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीडिया और मनोरंजक उत्पाद तथा इंटरनेट आधारित सेवाएं। ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अधिकांश कार्यबल वस्तुओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन अथवा वितरण के संलग्न में नहीं है। अर्थात ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीडिया और मनोरंजन के उत्पाद और इंटरनेट आधारित सेवाएं ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। क्नीजर का रिएक्शन बिहाइंड हाई मार्केट वोलेटिलिटी, द ईयर ऑफ बुल्स एंड बायआउट्स, फाइनेंशियल स्कीम्स। तो ये कुछ पेपर कट हैं जो ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था और ग्लोबलाइजेशन को बता रहे हैं। संलग्न नहीं होता, बल्कि उनके डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री और सर्विस आदि में
लगा रहता है। इस अर्थव्यवस्था में आपके पड़ोस में स्थित खान-पान प्रबंध सेवा से लेकर बड़े-बड़े ऐसे संगठन भी शामिल होते हैं, जो सम्मेलनों जैसे व्यावसायिक समारोह से लेकर शादी-विवाह जैसे पारिवारिक आयोजनों के लिए मेज़बान को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे भी बहुत से नए-नए व्यवसाय हैं जिनके बारे में कुछ दशकों पहले सुना ही नहीं गया था। उदाहरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक, क्या आपने उनके बारे में सुना है? वे क्या करते हैं? ऐसी कुछ नई सेवाओं का पता लगाएँ। अनुवाद, हम में से अधिकांश लोग विरल बात थिन एयर में पैसा कमा लेते हैं। हम ऐसा कुछ उत्पादित नहीं करते हैं जो तौला छुआ या आसानी से मापा जा सकता हो। हमारा उत्पादन बंदरगाहों पर ढेर लगाकर इकट्ठा नहीं किया जाता, माल गोदाम में नहीं रखा जाता अथवा रेलगाड़ी के माल डब्बों में भरकर भेजा नहीं जाता। हम में से अधिकांश लोग अपनी आजीविका सेवाएं देकर निर्णय सूचना और विश्लेषण देकर कमाते हैं। भले ही हम अपना काम किसी टेलीफोन कॉल सेंटर, वकील के कार्यालय, सरकारी विभाग अथवा किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करते हों, हम सभी विरलवाद के व्यवसाय में हैं। थिन एयर बिजनेस, विरलवाद का अर्थ होता है कि वह बिजनेस या जो आप कार्य करते हैं या जिस कार्य का आप उत्पादन करते हैं उसे किसी परिवहन में भर कर नहीं ले जाया जाता। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, तो किया गया कार्य सेवा का कार्य होता है, चाहे लोगों की मदद का कार्य होता है, चाहे लोगों तक सूचना पहुंचाने का कार्य होता है। ये सभी कार्य ऐसे नहीं होते जो रेल में, बंदरगाह में स्टॉक के रूप में एक जमा पूंजी के रूप में या एक उत्पादित वस्तुओं के रूप में नहीं होता है। तो जो वस्तुएं उत्पादित रूप से नहीं होती फिर भी वे कार्य होती हैं, उसे हम विरलवाद के व्यवसाय यानी थिन एयर बिजनेस कहते हैं। वित्त का भूमंडलीकरण, वित्त का भूमंडलीकरण अर्थात क्या है? पैसे का या कि मुद्रा का भूमंडलीकरण। यह भी ध्यान रहे कि मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांति के कारण पहली बार वित्त का भूमंडलीकरण हुआ है। भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन कर डालते हैं। पूंजी और प्रतिभूति बाजारों में चौबीसों घंटे व्यापार चलता रहता है। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन जैसे नगर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र है। भारत में मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत में मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भूमंडलीय संचार, विश्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र और दूरसंचार के आधारभूत ढांचे में हुई महत्वपूर्ण उन्नति के फलस्वरूप भूमंडलीय संचार व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब कुछ घरों और बहुत से कार्यालयों में बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए रखने के अनेक साधन मौजूद हैं, जैसे टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल दोनों किस्म के हैं, फैक्स मशीनें, डिजिटल और केबल टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट आदि। आप में से कुछ को ऐसी बहुत से जगहों के बारे में पता होगा और कुछ को नहीं भी होगा। हमारे देश में इसे अक्सर डिजिटल विभाजन का सूचक माना जाता है। इस डिजिटल विभाजन के बावजूद प्रौद्योगिकी के ये विविध रूप समय और दूरी को तो संकुचित या कम करते ही हैं। इस ग्रह पर दो सुदूर विपरीत दिशाओं बंगलुरु और न्यूयॉर्क में बैठे दो व्यक्ति न केवल बातचीत कर सकते हैं बल्कि दस्तावेज और चित्र आदि भी एक दूसरे को उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से भेज सकते हैं। आप अपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि बाह्य स्रोतों से काम कैसे लिया जाता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी को बताया जा रहा है। फ्लाइंग हाई, डिजाइनिंग हाई, डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट टू मोर नॉन मेट्रोस। बॉक्स 6.3 को देखते हैं। भूमंडलीय स्तर पर इंटरनेट का प्रयोग 1990 के दशक में बहुत अधिक बढ़ गया। 1998 में विश्व भर में 7 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे। इनमें से 65% प्रयोगकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में थे, जबकि 12% एशिया में थे। 2000 तक इंटरनेट के प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 32.5 करोड़ हो गई। भारत में सन 2000 तक इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या 30 लाख हो गई और 1.5 करोड़ लोग इसका प्रयोग करते थे। इस अत्यधिक वृद्धि का कारण था देश भर में साइबर कैफे की उपलब्धता। 15 अगस्त 2006 को CNN-IBN के जनमत प्रसारण के अनुसार देश के लगभग 7% युवाओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जबकि केवल 3% युवाओं के पास घर में कंप्यूटर है। ये आंकड़े स्वयं यह सूचित करते हैं कि देश में कंप्यूटरों का तेजी से फैलाव होने के बावजूद डिजिटल विभाजन
यहाँ अब भी हैं। इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जो साइबर कैफ़े के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध है। किंतु ग्रामीण इलाके अब भी अनिश्चित विद्युत आपूर्ति, व्यापक रूप से फैली हुई निरक्षरता और टेलीफोन कनेक्शन जैसी अधोसंरचनाओं के अभाव के कारण अधिकतर इस सुविधा से वंचित हैं। भारत में दूरसंचार विस्तार। तो यहाँ पर भूमंडलीकरण और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ सूचना के बारे में जाना कि 2006 की रिपोर्ट थी, जिसमें 3% युवाओं के घर में कंप्यूटर होता था और 7% युवाओं तक इंटरनेट पहुंच पाता था। लेकिन उसे अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये संख्या काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। भारत में दूरसंचार विस्तार। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय इस नए राष्ट्र में 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए 84,000 टेलीफोन लाइन थी। 33 साल बाद 1980 तक भी भारत की टेलीफोन सेवा की हालत ठीक नहीं थी। अब 70 करोड़ की जनसंख्या के लिए केवल 25 लाख टेलीफोन तथा 12,000 सार्वजनिक फ़ोन थे और भारत के 6 लाख गाँव में से केवल 3% गाँव में ही टेलीफोन लगे हुए थे। किंतु 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में दूरसंचार परिदृश्य में व्यापक बदलाव आ गया। 1999 तक भारत में 2.5 करोड़ टेलीफोन लाइनें लग चुकी थी, जो देश के 300 नगरों और 4,869 कस्बों और 3,10,897 गाँव में फैली हुई थी, जिनकी बदौलत भारत का दूरसंचार संजाल विश्व में 9वां सबसे बड़ा संजाल बन गया था। भारत के दूरसंचार नेटवर्क कितना 9वां नेटवर्क बन गया था। 1988 से 1998 के बीच किसी न किसी प्रकार के टेलीफोन सुविधा वाले गाँव की संख्या 27,316 से बढ़कर 3 लाख यानी भारत में गांव की कुल संख्या से आधी हो गई और 2000 तक कोई 6,50,000 पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ भारत में दूर दूर तक ग्रामीण, पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में विश्वसनीय टेलीफोन सेवा प्रदान करने लगे थे, जहां टेलीफोन करने के इच्छुक व्यक्ति आराम से जाए, टेलीफोन करे और मीटर में आए पैसे चुका दे। इस प्रकार पीसीओ की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर पारिवारिक सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने की भारतीय लोगों के एक प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता पूरी होती है। जैसे कि भारत में शादी विवाह आदि के उत्सव में शामिल होने के लिए, सगे संबंधियों के पास जाने के लिए और अंत्येष्टि आदि में सम्मिलित होने के लिए रेलगाड़ी यात्रा करने का सबसे सुलभ साधन बन गई है, वैसे ही टेलीफोन भी पारिवारिक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के सबसे आसान तरीका माना जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दूरभाष सेवाओं से संबंधित अधिकतर विज्ञापनों में माँ को बेटे बेटियों से और दादा दादियों, नाना नानियों को पोते पोतियों, नातियों से बात करते हुए दिखाया जाता है। भारत में दूरभाष व्यवस्था का विस्तार वाणिज्यिक कार्य व्यवहार के अलावा अपने प्रयोगकर्ता के लिए एक प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का कार्य भी करता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो भूमंडलीकरण से हमारे देश में जो दूरसंचार व्यवस्था में परिवर्तन आया, तो इस दूरसंचार व्यवस्था में परिवर्तन आने से हमारे जो सामाजिक ढांचा में एक सामाजिक मधुरता का विकास हुआ, एक ऐसे व्यवहार का विकास हुआ जिसको प्रत्यक्ष रूप से न जाकर घर में बैठे हुए अपने रिश्तेदारों को हम बांध कर रख सकते थे, जिससे हमारे रिश्तों में बीच आने वाले जो कन्फ्यूज़न थे वो अब मिट चुके हैं। और इस प्रकार जो टेलीफोन की सेवा से हमारे रिश्तों के साथ साथ और अनेक कार्यों में हमें सहूलियत उपलब्ध हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के ही एक परिणाम है कि समाज में इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। सेलुलर टेलीफोनों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है और अधिकांश नगर में रहने वाले मध्यवर्गीय युवाओं के लिए सेल फोन उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गए हैं। इस प्रकार सेल फोनों के इस्तेमाल में भारी वृद्धि हुई है और इनके इस्तेमाल के तरीकों में भी काफ़ी बदलाव दिखाई देता है। नीचे के 3 बक्सों में दी गई जानकारी इन परिवर्तनों को इंगित करती है। तो बक्सा 6.5 बताता है, 1988 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मोबाइल टेलीफोन के लिए पूर्वदत्त नगद कार्डों प्रीपेड कैश कार्ड की खुली बिक्री पर इस दलील के साथ रोक लगा दी कि बहुत से अपराधी लोग भी पूर्वदत्त नकल कार्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अन्वेषकों को अपराधियों का पता लगाने में कठिनाई होती है। यद्यपि अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले टेलीफोन कार्डों की संख्या संपूर्ण संख्या की तुलना में एकदम नगण्य है, फिर भी टेलीफोन संचालकों को यह समादेश दे दिया गया कि किसी भी ग्राहक को नकद कार्ड की खुदरा बिक्री से पहले उसके नाम और पते का सत्यापन अवश्य कर ले। निजी संचालकों का मानना है कि वे अपने व्यवसाय का लगभग 50% भाग इस अनावश्यक सत्यापन के कारण खो रहे हैं। मोबाइल दूरभाष सेवाओं के नए ग्राहकों की संख्या में 1998 में लगभग 50% की कमी आई।
जब भारतीय आयकर विभाग ने यह आदेश दिया कि मोबाइल टेलीफोन रखने वाले हर व्यक्ति को आयकर देना चाहिए। यह आदेश इस सोच पर आधारित था कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल टेलीफोन जैसे कोई विलास वस्तु रखने का खर्च उठा सकता है तो उसकी आय इतनी अवश्य होगी कि उसे आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए। यह 1998 की बात है, जिसमें यह कहा गया है कि आयकर विभाग ने कहा कि जो मोबाइल चला सकता है वह आयकर भी भर सकता है। इस तरह की बात कही तो 50% लोगों में मोबाइल को छोड़कर मतलब मोबाइल न पकड़ने की थी, मतलब 50% मोबाइल का जो उपयोग था वह कम हुआ। भारत विश्व में मोबाइल फ़ोनों के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए बाज़ारों में से एक बन गए हैं। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं 1995 से प्रारंभ की गई थी और शुरू के 5 से 6 वर्षों में इसके ग्राहकों में वृद्धि का मासिक औसत 5 लाख से 1 लाख के बीच था और दिसंबर 2002 में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 5 से 1 करोड़ मतलब 50 लाख से 1 करोड़ थी। यद्यपि मोबाइल टेलीफोन के मामलों में नई दूरसंचार नीति 1994 का अनुसरण किया गया, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में समृद्धि का दर धीमी रही क्योंकि मोबाइल टेलीफोनों की कीमतें अधिक थीं और मोबाइल टेलीफोनों की शुल्क दरें भी ऊंची थी। नई दूरसंचार नीति 1999 में उद्योग क्षेत्र ने अनेक नए कदम उठाए जो उपभोक्ता हितैषी थे। मोबाइल ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। वर्ष 2003 में देश भर में 1.60 करोड़ नए मोबाइल आ गए। इसके बाद 2004 में 2.2 करोड़ और 2005 में 3.3 करोड़ नए मोबाइल फ़ोन आ गए। सितंबर 2006 में भारत के पास 12.344 करोड़ मोबाइल थे और भारत से अधिक मोबाइल फ़ोन 3 ही देशों में थे, यानी चीन में 40.8 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका में 17.17 करोड़ और रूस में 13 करोड़ और भारत में थे 12 करोड़। छात्रों ने कलाम को विरोध पत्र भेजा। एक विश्वविद्यालय के उप कुलपति द्वारा एनडीटीवी चैनल पर दिए गए वक्तव्य ने छात्रों में विरोध भड़का दिया। उप कुलपति ने अपने उस निर्णय का समर्थन किया था जिसके अंतर्गत छात्रों के लिए एक परिधान संहिता ड्रेस कोड लागू की गई थी और सेल फोनों पर यह कहते हुए रोक लगा दी गई थी कि छात्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन छात्रों ने रोक का समर्थन करने से इनकार किया है और अपने पहले सुनियोजित विरोध के रूप में वे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। प्रारंभ में अब क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। भूमंडलीकरण और श्रम। भूमंडलीकरण और श्रम मतलब श्रम शक्ति में भूमंडलीकरण से क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा श्रम भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो भूमंडलीकरण की जो व्यवस्था है श्रम को किस रूप में और कैसे प्रभावित करती है और दोनों का क्या कनेक्शन है, इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। भूमंडलीकरण और एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन। एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन उभर आया जिसमें तीसरी दुनिया के शहरों में अधिक नियमित निर्माण उत्पादन और रोजगार किया जाता है। आप अध्याय 4 में बाह्य स्रोतों के उपयोग के बारे में और अध्याय 5 में सुविधा के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए नाइके कंपनी को उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। नाइके कंपनी 1960 के दशक में अपनी स्थापना के समय से ही बहुत तेजी से विकसित हुई। नाइके जूतों का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई। इसके संस्थापक फिल नाइट जापान से जूते आयात करते थे और उन्हें खेल संबंधी नाइके का अर्थ है NIKE, नाइक का जो जूता आता है NIKE नाइक, जिसे इसमें नाइके बताया जा रहा है, खेल संबंधी आयोजनों में बेचते थे। कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में विकसित होकर पारराष्ट्रीय निगम बन गई। इसका मुख्यालय वेवरटन में पोर्टलैंड ओरेगन के बाहर स्थित है। केवल 2 अमेरिकी कारखाने ही नाइके के लिए जूते बनाया करते थे। फिर 1960 के दशक में नाइके के जूते जापान में बनाए जाने लगे। जब वहां लागत बढ़ी तो उत्पादन कार्य 1970 के दशक के मध्य भाग में दक्षिण कोरिया को स्थानांतरित कर दिया गया। फिर जब दक्षिण कोरिया में मजदूरों की लागत बढ़ी तो 1980 के दशक में उत्पादन को थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला दिया गया। तदुपरांत 1990 के दशक में हम भारत में नाइके के जूते को उत्पादन कर रहे हैं, किंतु यदि और कहीं मजदूरी अधिक सस्ती होगी तो उत्पादन केंद्र वहां खोल दिए जाएंगे।
इस संपूर्ण प्रक्रिया से श्रमिक जन अत्यंत कमजोर और असुरक्षित हो जाते हैं। अत्यंत कमजोर और असुरक्षित हो जाते हैं। श्रम का यह लचीलापन अक्सर उत्पादकों के पक्ष में ही काम करता है। एक केंद्रीकृत स्थान पर विशाल पैमानों पर वस्तुओं के उत्पादन फोर्डवार्ड फोर्डिज्म के बजाय हम अलग अलग स्थानों पर उत्पादन की लचीली प्रणाली फोर्डवादोत्तर पोस्ट फोर्डिज्म की ओर बढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो जनरल मोटर्स नामक कंपनी पोंटियाक लीमेंस जैसी अमेरिकी कार बनाती है। इसकी शोरूम कीमत $20,000 है, जिसमें से सिर्फ $7,600 ही अमेरिकनों यानी डेट्रॉय के कार्मिकों और प्रबंधकों, न्यूयॉर्क के वकीलों और बैंकरों, वाशिंगटन में रहने वाले समर्थकों एवं प्रचारकों और देश भर में जनरल मोटर्स के शेयरधारियों के पास जाते हैं। मतलब जो कार बनती है जिसकी कीमत $20,000 है और इसमें से $7,600 ही अमेरिकनों के पास जाते हैं। शेष में से 48% हिस्सा दक्षिण कोरिया को मजदूरी और कार के हिस्सों को जोड़ने के लिए, 28% हिस्सा जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन जैसे हिस्सों के लिए, 12% जर्मनी को शैली और डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए, 7% ताइवान और सिंगापुर को छोटे कलपुर्जों के लिए, 4% यूनाइटेड किंगडम को विपणन के लिए और लगभग 1% बारबोडास या आयरलैंड को आंकड़े तैयार करने के लिए। बाक्सा 6.9 सबसे अधिक गरीब लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। गरीबी की दर खासतौर पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ऊंची है। जैसा कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में श्रम एवं सामाजिक प्रवृत्तियां 2005 नामक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में एशिया क्षेत्र में बढ़ते हुए रोजगार अंतर का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि हुई है, मगर उसके अनुसार कार्य के नए अवसर उत्पन्न नहीं हो सके हैं। वर्ष 2003 और 2004 के बीच एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 1.6% यानी 2.5 करोड़ रोजगार के अवसरों की वृद्धि हुई है, जबकि उनकी कुल संख्या 1.588 अरब थी। वर्ष 2003 और 2004 के बीच एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 1.6% यानी 2.5 करोड़ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, जबकि उनका कुल संख्या 1.588 अरब थी, जो कि 7% से अधिक की वृद्धि को देखते हुए थी। तो यहाँ पर जॉब और लोगों की बेरोजगारी के बारे में बताया गया है। भूमंडलीकरण और रोजगार कि भूमंडलीकरण ने लोगों को रोजगार दिया है कि नहीं दिया है। भूमंडलीकरण के लोगों के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में देखते हैं। भूमंडलीकरण और श्रम के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार और भूमंडलीकरण के बीच के संबंधों का। यहाँ भी हमने भूमंडलीकरण का असमान प्रभाव देखा है। नगरीय केंद्रों के मध्यवर्गीय युवाओं के लिए भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांति ने रोजगार के नए नए अवसर खोल दिए हैं। कॉलेजों से नाम के लिए BSc, BA, BCom की डिग्री लेने के बजाय वे कंप्यूटर के संस्थानों से कंप्यूटर की भाषाएं सीख रहे हैं अथवा कॉल सेंटरों में या व्यापार प्रक्रिया बाह्य योजन कंपनियों की नौकरियां ले रहे हैं। वे विशाल बिक्री भंडारों, शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं या हाल में खोले गए विभिन्न जलपान गृहों में नौकरी करते हैं। फिर भी जैसा कि बाक्स 6.9 में दिखाया गया है, रोजगार की प्रवृत्तियां मोटे तौर पर निराशाजनक ही है। भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन। अब भूमंडलीकरण से राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ उसको देखते हैं। भूतपूर्व समाजवादी विश्व का विघटन अनेक दृष्टियों से एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था, जिसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। फलस्वरूप भूमंडलीकरण को सहारा देने वाली आर्थिक नीतियों के प्रति एक विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। इन परिवर्तनों को अक्सर नव उदारवादी आर्थिक उपाय कहा जाता है। हम पहले यह देख चुके हैं कि भारत में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत क्या क्या ठोस कदम उठाए गए। मोटे तौर पर इन नीतियों में मुक्त उद्यम संबंधी राजनीतिक दूरदर्शिता प्रतिबिंबित होती है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि बाजार की शक्तियों का निर्बाध शासन कुशल एवं न्याय संगत होगा। इसलिए यह दूरदर्शितापूर्ण नीति के अंतर्गत राज्य कोर से विनियमन और आर्थिक सहायता सब्सिडी दोनों की ही आलोचना करती रही है।
इस अर्थ में भूमंडलीकरण की मौजूदा प्रक्रिया में राजनीतिक दूरदर्शिता उतनी ही है जितनी आर्थिक दूरदर्शिता। तथापि वर्तमान भूमंडलीकरण से भिन्न भूमंडलीकरण की भी संभावना है। इस प्रकार हम एक समावेशात्मक भूमंडलीकरण की भी संकल्पना कर सकते हैं जिसमें समाज के सभी अनुभागों का समावेश होता है। भूमंडलीकरण के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी घटित हो रहा है और वह है राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रचना तंत्र। इस संबंध में यूरोपीय संघ, दक्षिण एशियाई संघ आसियान, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क और सभी हाल में दक्षिण एशियाई व्यापार संघों का परिसंघ बोट्सा, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो क्षेत्रीय संघों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का उदय भी एक अन्य राजनीतिक आयाम प्रस्तुत करता है। अतः सरकारी संगठन एक ऐसा निकाय होता है जो सहभागी सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसे एक विशिष्ट पारराष्ट्रीय कार्य क्षेत्र पर नजर रखने या उसे विनियमित करने का जिम्मेदारी सौंपा जाता है। उदाहरणार्थ विश्व व्यापार संगठन WTO को व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में अधिक भूमिका सौंपी जा रही है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों अंतर सरकारी संगठनों में से इस रूप में भी भिन्न है कि वे सरकारी संस्थाओं से संबंध नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं स्वतंत्र संगठन होते हैं जो नीतिगत निर्णय लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में से कुछ सबसे प्रसिद्ध संगठन है ग्रीन पीस। गैर सरकारी संगठन में WTO, जबकि गैर सरकारी संगठन में है ग्रीन पीस, द रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, मेडिसिन सैंस फ्रंटियरिस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भूमंडलीकरण और संस्कृति। भूमंडलीकरण संस्कृति को कई प्रकार से प्रभावित करता है। हम पहले देख चुके हैं कि युगों से भारत सांस्कृतिक प्रभाव के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं और इसी के फलस्वरूप वह सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होता रहा। पिछले दशक में कई बड़े बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं जिनमें से यह डर पैदा हो गया है कि कहीं हमारी स्थानीय संस्कृतियां पीछे न रह जाएं। हमने पहले देखा था कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा कूप मंडूक यानी जीवन भर कुएं के भीतर रहने वाले मेढक की स्थिति से सावधान रहने की शिक्षा देती रही है और जो कुएं से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता और हर बाहरी वस्तु के प्रति शंकालु बना रहता है। वह किसी से बात नहीं करता और किसी से भी किसी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता। वह तो बस बाहरी दुनिया पर केवल संदेह करना ही जानता है। सौभाग्य से हम आज भी अपनी परंपरागत खुली अभिवृत्ति अपनाए हुए हैं, इसलिए हमारे समाज में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कपड़ों, शैलियों, संगीत, फिल्म, भाषा, हाव भाव आदि के बारे में भी गर्मा गर्म बहसें होती हैं। जैसा कि हम आपको अध्याय 1 और 2 में बता चुके हैं, 19वीं सदी के सुधारक 19वीं सदी के सुधारक और प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता भी संस्कृति तथा परंपरा पर विचार विमर्श किया करते थे। मुद्दे आज भी कुछ दृष्टियों में वैसे ही हैं और कुछ अन्य दृष्टियों में भिन्न भी हैं। शायद अंतर यही कि अब परिवर्तन की व्यापकता और घनता भिन्न है। सजातीकरण बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण, ग्लोबलाइजेशन। सजातीकरण बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण। सजातीकरण बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण मुख्य रूप से यह दावा किया जाता है कि सभी संस्कृतियां एक समान यानी सजातीय हो जाएगी। कुछ अन्य यह मत है कि संस्कृति के भूस्थानीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भूस्थानीकरण का अर्थ है भूमंडली के साथ साथ स्थानीय का मिश्रण। यह पूर्णतः स्वतः प्रवर्तित नहीं होता और न ही भूमंडलीकरण के वाणिज्यिक हितों से इसका पूरी तरह संबंध विच्छेद किया जा सकता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों के द्वारा अपना बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार में लाई जाती है। भारत में हम यह देखते हैं कि स्टार, MTV चैनल भी और कार्टून नेटवर्क जैसी सभी विदेशी टेलीविज़न चैनल भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैकडोनाल्ड भी भारत में अपने निरामिष और चिकन उत्पाद ही बेचता है और गौमांस के उत्पाद नहीं। निरामिष और चिकन उत्पाद ही बेचता है, गौमांस के उत्पाद नहीं, जो विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। नवरात्रि पर्व पर तो मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो
निरमिष हो जाता है। संगीत के क्षेत्र में भांगड़ा पॉप, इंडी पॉप, फ्यूजन पॉप म्यूजिक, यहाँ तक कि रिमिक्स गीतों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखा जा सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति उसके खुल उपागम में निहित है। हमने यह भी देखा है कि आधुनिक युग में हमारे समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता अपनी परंपरा तथा संस्कृति पर सक्रिय रूप से वाद विवाद करते रहे हैं। संस्कृति को किसी ऐसे अपरिवर्तनशील एवं स्थिर सत्व के रूप में नहीं देखा जा सकता जो किसी सामाजिक परिवर्तन के कारण या तो ढह जाएगी अथवा ज्यों की त्यों यानी अपरिवर्तित बनी रहेगी। आज भी इस बात की अधिक संभावना है कि भूमंडलीकरण के फलस्वरूप कुछ नई स्थानीय परंपराएं ही नहीं बल्कि भूमंडलीकरण परंपराएं भी निर्मित होगी। लिंग और संस्कृति। सांस्कृतिक पहचान के एक निश्चित परंपरागत स्वरूप का समर्थन करने वाले लोग अक्सर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहारों और अलोकतांत्रिक प्रथाओं को सांस्कृतिक पहचान का नाम देकर बचाव करते हैं। इस प्रकार की अनेक प्रथाएं प्रचलित रही है, जैसी सती प्रथा से लेकर महिलाओं की शिक्षा तथा उन्हें सार्वजनिक कार्यकलापों से दूर रखना। महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण प्रथाओं का समर्थन करने के लिए भूमंडलीकरण का हवा भी खड़ा किया जा सकता है। सौभाग्य से भारत में हम एक लोकतांत्रिक परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने एवं विकसित करने में सफल रहे हैं, जिससे कि हम संस्कृति को अधिक समयसात्मक एवं लोकतांत्रिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। उपभोग की संस्कृति। अक्सर जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम पहनावे, संगीत, नृत्य, खादी आदि की चर्चा करते हैं, किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति इन बातों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसका संबंध संपूर्ण जीवन शैली से है। संस्कृति का अर्थ है संपूर्ण जीवन शैली, लेकिन हम कहते हैं क्या है कि खाना पहनना और पहनावा, संगीत सुनना यह संस्कृति के तत्व हैं, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन संस्कृति का वास्तविक अर्थ है जीवन शैली। संस्कृति के दो रूप हैं जिनका उल्लेख भूमंडलीकरण विषय किसी भी अध्याय में होना चाहिए। वे है उपभोग की संस्कृति और निगमित संस्कृति। सांस्कृतिक उपभोग की उस निर्णायक भूमिका पर विचार कीजिए जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में विशेष रूप से नगरों को एक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में अदा की जा रही है। 1970 के दशक तक उत्पादन उपभोग नगरों की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन अब सांस्कृतिक उपभोग अधिकतर नगरों का वृद्धि को एक आकार प्रदान करता है। यह तथ्य भारत के सभी बड़े शहरों में विशाल बिक्री भंडारों, शॉपिंग मॉल्स, बहुविध सिनेमा घरों, मनोरंजन उद्योगों, उद्यानों और जल क्रीड़ा स्थलों के विकास में आई तेजी से स्पष्ट होता है। अधिक उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि विज्ञापन और सामान्य रूप से जनसंपर्क के सभी माध्यम एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे पैसा खर्च करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पैसे को संभाल कर रखना अब कोई गुण नहीं रहा। खरीदारी के समय बिताने की गतिविधि के रूप में सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाता है। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स और विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड जैसी फैशन प्रतियोगिता के समारोह की उत्तरोत्तर सफलताओं के कारण फैशन, सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य उत्पादों से संबंधित उद्योगों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। नौजवान लड़कियां ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन बनने का सपना देख रही है। कौन बनेगा करोड़पति जैसे लोकप्रिय प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों में वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही खेलों में हमारा भाग्य बदल सकता है, लेकिन ये जैसे प्रतीत होते हैं वास्तविकता में वे ऐसे नहीं होते। यहाँ पर कुछ जो आधुनिक फैशन की पद्धतियों को बताया जा रहा है जिसमें हम अधिक से अधिक सामान को खरीद कर अपनी संस्कृति का अंग बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम बचाने की जो क्षमता है और जो प्रवृत्ति है उसको भूलते जा रहे हैं। इन चीज़ों में यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि हम उन चीज़ों को भी अधिक रूप में खरीद लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं होती, जैसे कि पेइंग मोर फॉर लेस। बदल डालिए कहानी घर घर की। द कल्चर ऑफ कंजप्शन। निगम संस्कृति। निगम संस्कृति क्या है? निगम संस्कृति प्रबंधन सिद्धांत की एक ऐसी शाखा है जो किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतियोगिता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। ऐसा सोचा जाता है कि एक गतिशील निगम संस्कृति जिसमें कंपनी के कार्यक्रम, रीतियाँ एवं परंपराएं शामिल होती है, कर्मचारियों में वफादारी की भावना को बढ़ाती है और समूह एकता को प्रोत्साहन देती है। वह यह भी बताते हैं कि काम करने का तरीका क्या है और उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उनको कैसे पैक किया जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार और सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने से भारत के महानगरों में ऐसे ऊर्ध्वगामी व्यावसायिकों का एक वर्ग बन गया है जो सॉफ्टवेयर फर्मों, बहुराष्ट्रीय
बैंकों, चार्टर लेखाकारों फर्मों, स्टॉक बाजारों, यात्रा, फैशन, डिजाइन, मनोरंजन, मीडिया और अन्य संबंध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन महत्वाकांक्षी व्यवसायियों की कार्य अनुसूची अत्यंत तनावपूर्ण होती है। उनके वेतन भत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और बाजार में तेजी से बढ़ते उपभोग उद्योगों के उत्पादन के वे ही प्रमुख ग्राहक होते हैं। अनेक स्वदेशी शिल्प, साहित्यिक परंपरा और ज्ञान व्यवस्थाओं को खतरा। सांस्कृतिक रूपों एवं भूमंडलीकरण के बीच एक अन्य संबंध अनेक स्वदेशी शिल्पों एवं साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं ज्ञान व्यवस्थाओं की दशा से दृष्टिगोचर होता है। तथापि यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विकास ने भूमंडलीकरण की अवस्था से पहले भी परंपरागत सांस्कृतिक रूपों और उन पर आधारित व्यवसायों में अपनी घुसपैठ बना ली थी। लेकिन अब परिवर्तन का अनुपात और उसका गहनता अत्यधिक तीव्र है। उदाहरण के लिए लगभग 30 थिएटर समूह जो मुंबई महानगर के परेल और गिरगांव की कपड़ा मिलों के इलाके के आसपास सक्रिय थे, अब निष्क्रिय एवं समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इन इलाकों के मिल मजदूरों में से अधिकांश लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के सरसिला गांव और उसी राज्य के मेढक जिले के डुबक्का गांव के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या किए जाने की खबरें मिली थीं। इसका कारण यह था कि उन बुनकरों के पास बदलती हुई उपभोक्ता रुचियों के अनुरूप अपने आप को ढालने और विद्युत करघों से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने के कोई साधन नहीं थे। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी के आने से कई बुनकरों ने अपनी आत्महत्या की। इसका कारण यह था कि वे जो मशीनों से बनाए जाने वाले कपड़े के मुकाबले बेहतर क्वालिटी नहीं दे पाते थे, जिनकी उनकी रोजगार नहीं चल पाती थी। इस प्रकार परंपरागत ज्ञान और व्यवस्थाओं के विभिन्न रूपों में जो विशेष रूप से आयुर्विज्ञान और कृषि के क्षेत्रों से संबंधित थे, सुरक्षित रखे गए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते रहे। तुलसी, रुद्राक्ष, हल्दी और बासमती चावल के प्रयोग को पेटेंट कराने के लिए हाल में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो प्रयत्न किए गए, उनसे स्वदेशी ज्ञान व्यवस्थाओं के आधार को बचाने की आवश्यकता प्रकाश में आई है। भूमंडलीकरण ने जिन विभिन्न और जटिल रूपों में हमारे जीवन को प्रभावित किया है, उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना आसान नहीं है। कोई ऐसा प्रयास भी नहीं करेगा, इसलिए यह काम आप पर ही छोड़ा जाता है। भूमंडलीकरण जिन विभिन्न और जटिल रूपों में हमारे जीवन को प्रभावित किया है, उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना आसान नहीं है। कोई ऐसा प्रयास भी नहीं करेगा, इसलिए यह काम आप पर ही छोड़ा जाता है। हमने यहाँ इस अध्याय में उद्योग और कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की है। आपको भारत में भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन की कहानी जानने के लिए अध्याय 4 और 5 पर निर्भर होना होगा। इस कहानी को दोहराते समय आप अपनी समाजशास्त्री कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ बॉक्स 6.10 दिया है, देखते हैं। हमारी डोगबारी समुदाय की हालत बहुत खराब है। टेलीविज़न और रेडियो ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। हम कलाबाजी तो दिखाते हैं, मगर सर्कस और टेलीविज़न के कारण जो अब दूरदराज के गांव और बस्तियों तक पहुंच गए हैं, हमारे कर्तव्य को कोई देखना पसंद नहीं करता। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अल्पवृत्ति भी नहीं मिलती। लोग हमारा खेल तमाशा देखते तो हैं, पर केवल मनोरंजन के लिए। वे हमें उसके बदले में कोई पैसा नहीं देते। वे इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि हम भूखे हैं, इसलिए हमारा धंधा चौपट हो रहा है। यह एक दयनीय स्थिति है। इस तरह से यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हम अगला चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।